बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपना ख्याल रख रहे हैं ना आप लोग अपने घर पर। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स को डिस्कस करेंगे और इसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इससे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि ब्रेन में कैसे उसकी इंडक्शन होती है और किस तरीके से फिर उसकी मेंटेनेंस और रिकवरी की जाती है। मेंटेनेंस अभी हम इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स पढ़ेंगे तो चीज़ें उसमें भी देखेंगे, लेकिन टुडे वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ डिफरेंट टिश्यू टाइप्स ऑन द एनेस्थेटिक अपटेक्स। एनेस्थेटिक की अपटेक पे बाकी टिश्यूज़ जो हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर टिश्यू टू अचीव स्टडी स्टेट विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ एन एनेस्थेटिक गैस in the inspired mixture is actually inversely proportional to the blood flow। एक बात आपने ये याद रखनी है कि जो अदर टिश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट है, लिवर है, स्केलेटल मसल्स हैं, बोन्स हैं, उनके साथ जो आप एनेस्थेटिक मिक्सचर दे रहे हैं वो कब स्टडी स्टेट में आता है, उसका पार्शियल प्रेशर और उन टिश्यूज़ के अंदर, वो अगर आप टाइम को देखें तो टाइम का ब्लड फ्लो के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। यानी ब्लड फ्लो जिस टिश्यू को जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही टाइम कम लगेगा स्टेडी स्टेट को अचीव करने में, ठीक है। स्टेडी स्टेट समझ रहे हो ना, यानी कि जब देयर इज़ बैलेंस बिटवीन द पार्शियल प्रेशर इन द टिश्यू एज वेल एज इन द ब्लड। और डेफिनेटली अगर यहाँ पर ब्लड फ्लो किसी भी टिश्यू पर कम है तो वहाँ पर जो टाइम रिक्वायर्ड होगा स्टेडी स्टेट ऑफ दैट एनेस्थेटिक एजेंट के लिए वो उतना ही कम होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू टू स्टोर द एनेस्थेटिक। जाहिर सी बात है कि लार्ज कैपेसिटी होगी तो लॉन्गर टाइम रिक्वायर होगा टू अचीव द स्टेडी स्टेट। और इन्वर्सली आप इसको कर लें, इन्वर्स इसका देखें या कन्वर्सली इसको देख लीजिए, तो अगर वहाँ पर उसकी कैपेसिटी ऑर्गन की कम है तो टाइम भी कम लगेगा स्टेडी स्टेट अचीव करने को, ठीक है। Capacity in turn is directly proportional to the tissue volume and tissue blood solubility coefficient of that anesthetic, of course, ठीक है। अच्छा, इसमें 4 मेजर टिश्यूज कंपार्टमेंट हैं that determine the time course of anesthetic uptake। फर्स्ट है आपका ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगर आप ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी को देखें तो ये तमाम के तमाम हाईली परफ्यूज्ड टिश्यूज़ हैं और डेफिनेटली अगर वहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा है, आई टोल्ड यू, तो दे विल अचीव रैपिडली द स्टेडी स्टेट, ठीक है, पार्शियल प्रेशर के साथ। दूसरी बात हम करते हैं स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स आर पुअरली परफ्यूज्ड ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया और इनका लेकिन वॉल्यूम लार्ज है। दोनों बातें, यानी इनको ब्लड का फ्लो या परफ्यूजन भी कम है स्केलेटल मसल्स में, तो इतनी ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई नहीं होती ना, यू पीपल नो। और दूसरी बात ये कि इनका वॉल्यूम भी बहुत लार्ज है, तो इससे क्या होगा कि टाइम भी ज़्यादा लगेगा पार्शियल प्रेशर को स्टेडी स्टेट में लाने के लिए एनेस्थेटिक और ब्लड के दरमियान में, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड देखते हैं टिश्यू फैट। आप खुद सोचिए फैट के साथ क्या होगा। फैट आपको पता है कि अगेन वो पुअरली परफ्यूज्ड होती है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है, लेकिन ये लिपिड सॉल्युबल ज़रूर होती हैं। जो आपके वोलेटाइल एजेंट्स जो होते हैं ना, एनेस्थेटिक जो वोलेटाइल हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो उनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से वो उसमें हाई कैपेसिटी भी है, ठीक है, और वो लिपिड सॉल्युबल भी हैं, तो इनकी कैपेसिटी उनको स्टोर करने की बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये फैट सॉल्युबल हैं। स्लो डिलीवरी टू अ हाई कैपेसिटी कंपार्टमेंट प्रोलॉन्ग द टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव द स्टेडी स्टेट एंड ऑफ इन द फैट टिश्यू, ओके। इसके अलावा फिर आपके पास बचता है बोन, लिगामेंट एंड कार्टिलेज। यू पीपल ऑल्सो नो डैट दीज आर ऑल्सो पुअरली परफ्यूज्ड। इनकी कैपेसिटी भी कम है, ये कोई वो भी नहीं है, फैट सॉल्युबल भी नहीं है यहाँ पर, या ये फैटी टिश्यूज़ भी नहीं है, तो इसीलिए इन टिश्यूज़ का हैव मिनिमम इम्पैक्ट ऑन द टाइम कोर्स ऑफ एनेस्थेटिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। तो ये बच्चों वो फैक्टर्स हैं कि जो अदर टिश्यूज़ हैं वहाँ पर
एनेस्थेटिक अपटेक जो है किस तरह इन्फ्लुएंस हो रही है, तो ये 4 मेजर जो ऑर्गन्स हैं इनको आपने जहन में रखना है। अच्छा, एक मैंने भाई ये टॉपिक असल में जनरल एनेस्थेटिक का काफ़ी लेंदी है, एनेस्थीसिया, फिर उसका कॉन्सेप्ट, फिर उसकी मॉनिटरिंग, फिर उसकी स्टेजेस, फिर उनकी डेप्थ, ठीक है, और फिर कितने टाइप्स के हैं आपके पास, फिर उनकी इंडक्शन के फेजेस, कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ब्लड की सॉलिबिलिटी, काफ़ी लेंथी टॉपिक है। फिर हम इनहेल्ड को डिस्कस करें, मैप को डिस्कस करें, इंडिविजुअल एजेंट्स को डिस्कस करें, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करें, और उससे फर्दर अगर आप लोग आगे बढ़ें तो फिर अभी हमारे इंट्रावेनस भी रहते हैं, उनको भी हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो इस सिलसिले में वो चीज़ें जो एक अंडरस्टैंडेबल हैं, जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स हैं या डिफरेंट जो इंडिविजुअल एजेंट्स हैं जिनमें एज सच कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, उनको मैंने हैंड आउट की शक्ल में आपके साथ शेयर कर दिया है एलएमएस के ऊपर, ठीक है। और आपका काम ये है कि आपने गो थ्रू करना है, इसको पढ़ना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा, वैसे इसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन होगी नहीं। फॉर एग्जांपल अब हेलोथेन है, हेलोथेन आपको पता है कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इनहेल्ड एनेस्थेटिक। अब अगर मैं इसको पढ़ूँ कि ये प्रोटोटाइप है to which newer inhalational anesthetics are compared. When halothane was introduced, its rapid induction and quick recovery made it an anesthetic of choice due to adverse effect and the availability of the other anesthetic with fewer complication. Halothane has been replaced in most of the countries. तो इसमें कुछ ऐसी समझाने वाली बात आप लोगों को है नहीं, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सेटिंग यहाँ आउट हो गई है शायद मोबाइल में ट्रांसफ़र करने के दौरान, बहरहाल ये उस पर आपको इंशाल्लाह सही मिलेगा। और इसमें आप ये हेलोथेन को ज़रूर पढ़ लें और इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देख लीजिए। और आगे मैं चलती हूँ, इसमें एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, उसको मैं ज़रूर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि व्हाट इज़ मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैं डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। In a very small percentage of susceptible patient, exposure to halogenated hydrocarbon anesthetics या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जैसे कि सक्सीनाइल कोलिन है, these agents can induce the malignant hyperthermia। और malignant hyperthermia की बात यह है कि ये एक रेयर लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है तो रेयर लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ओके, तो MH मीन्स अब जहाँ जहाँ ये MH आएगा इसका मतलब है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ओके, मैं पेन पिक कर रही हूँ, देखो MH, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉजेज अ ड्रास्टिक एंड अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन स्केलेटल मसल ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। होता क्या है इसके दौरान कि एक ड्रास्टिक टाइप ऑफ इंक्रीज आता है स्केलेटल मसल की ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में ना, जिससे क्या होता है, इट कैन ओवरवेलम द बॉडीज़ कैपेसिटी। ये बॉडी की जो कैपेसिटी होती है, उस कौन सी कैपेसिटी जिसको ओवरवेलम करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करने की, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने की और टेम्परेचर रेगुलेट करने की, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सर्कुलेटरी कोलैप्स और डेथ हो सकती है अगर आपने इसको इमीडिएटली ट्रीट ना किया तो, ठीक है। एंड दिस MH malignant hyperthermia is due to एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग डिफेक्ट, जो मसल्स में आप लोग पढ़ चुके हो स्केलेटल मसल्स में कि बेसिकली व्हाट हैपन, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन, मायोसिन, लाइट चेन, हैवी चेन, और वहाँ पर सारी जो कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना उसमें डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, burn victims and individual with muscular dystrophy, myopathy, myotonia and osteogenesis imperfecta are susceptible to MH। ये वो conditions हैं जो MH के लिए susceptible हैं, and susceptibility to MH is often inherited as an autosomal dominant disorder। Should a patient exhibit symptom of MH तो हम वहाँ पर डेंट्रोलीन देते हैं। डेंट्रोलीन क्या करता है, बेसिकली डेंट्रोलीन जो है, और ये फ़ौरन हम जैसे एनेस्थेटिक मिक्सचर आपने रिमूव किया और वो पेशेंट अगर ससेप्टेबल है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए, इमीडिएटली हम डेंट्रोलीन देंगे, क्योंकि डेंट्रोलीन जो है ये ब्लॉक कर देता है रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, मसल्स के ना। हमने पढ़ा था कि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो बेसिकली कैल्शियम का रिलीज़ होता है
सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, तो ये उसको ही ब्लॉक कर देता है, तो कैल्शियम रिलीज नहीं होगा, जिससे हीट प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी और साथ साथ मसल्स जो हैं वो भी रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर देना होता है, और साथ में डेफिनेटली आप पेशेंट को मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, तो पेशेंट मॉनिटरिंग और उसके जो वाइटल साइंस हैं, आपने रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और रीनल प्रॉब्लम्स को देखना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अदरवाइज़ इससे मॉर्टेलिटी हो सकती है एमएच की वजह से, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हो कि इस हैंड आउट में जो डिफरेंट एजेंट्स हैं, ये फ्लोराइड कंटेनिंग एजेंट्स हैं, और ये सब इनहेल्ड एजेंट, इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, जिसमें एक है आपके पास आइसोफ्लूरेन, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद डेस्फ्लूरेन है, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। सीवोफ्लूरेन है, और फिर आपको पता है लास्ट में कि नाइट्रस ऑक्साइड है। और ये नाइट्रस ऑक्साइड बेसिकली क्या है, ये लाफिंग गैस भी कहलाती है, नॉन इरिटेटिंग है, पोटेंट एनाल्जेसिक भी है, लेकिन ये वीक जनरल एनेस्थेटिक भी है, और अक्सर हम इसको 30 to 50% इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसी कुछ एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ है नहीं। और इन केस अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, तो स्टूडेंट्स यू आर ऑलवेज़ वेलकम, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चंस को, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिए। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आज आप लोगों का ये इनहेल्ड एनेस्थेटिक का टॉपिक एंड हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम अपना जनरल एनेस्थेटिक का ही जो दूसरा मेजर कंपोनेंट है, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स, उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।